ये हम सीखेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के बारे में। आपने सुना होगा आर्थिक समृद्धि शब्द। आखिर में आर्थिक समृद्धि क्या है, किसे कहते हैं? तो जब किसी देश में पहले के तुलना में या पिछले वर्ष की तुलना में वस्तुओं के सेवाओं एवं उसके उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि वह देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है। ध्यान देंगे, कोई ऐसा देश जिस देश में 3 फैक्ट की वृद्धि होती है, क्या क्या? वस्तुओं एवं उसके सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, दूसरी है राष्ट्रीय आय में वृद्धि और तीसरी है प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है तो कहा जा सकता है कि वह देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है। उदाहरण के लिए हम देख लें, अगर किसी देश का उत्पादन पिछले वर्ष 2 बिलियन टन है और इस वर्ष उसका उत्पादन 3 बिलियन टन अगर हो गया है तो कहा जाएगा कि वह देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है। ध्यान देना है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि की माप, आर्थिक समृद्धि की गणना संख्या में होती है, इसलिए ये इसे मात्रात्मक परिणाम कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की मापने का सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। अब ध्यान देंगे मात्रात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर होता है। जब किसी मान को अगर संख्या के रूप में हम दर्शाते हैं तो उसे मात्रात्मक कहते हैं, और जब किसी मान को संख्या के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता है उसे गुणात्मक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति में क्या अच्छाई है, कितनी बुराई है, इसको संख्या के रूप में यानी मात्रा के रूप में हम पता नहीं लगा सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं आर्थिक विकास के बारे में, यानी जब किसी देश का आर्थिक समृद्धि के साथ साथ वहां के लोगों में शिक्षा एवं साक्षरता की दर में वृद्धि हो रही है। पहला चीज, शिक्षा एवं साक्षरता की दर में वृद्धि हो रही है। दूसरा चीज क्या है कि जीवन प्रत्याशा में सुधार हो रहा है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि जीवन जीने की उम्र, यानी किसी देश में अगर लोग बहुत कम ही उम्र में 50-60 में मर जा रहे हैं तो माना जाए कि वह देश आर्थिक विकास नहीं कर रहा है। पोषण स्तर में वृद्धि, इसके अलावा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवा में सुधार और लोगों की खुशहाली में बढ़ोतरी, अगर इतना वृद्धि अगर हो रहा हो तो कहा जाए कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं आर्थिक विकास के 3 कारक होते हैं जिन पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। पहली कारक है कि उस देश में अवस्थित प्राकृतिक संसाधन। जिस देश में प्राकृतिक संसाधन जितनी प्रचुर मात्रा में होगी वह देश उतना ही अधिक
विकास करेगा, उसकी आर्थिक विकास होगी। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे अफ्रीका के अधिकांश देश। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होते हुए भी वे देश काफी विकास किए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। दूसरा तथ्य आता है पूंजी निर्माण। तो जिस देश में जितना ही औद्योगिकरण होगा, उस देश में लोगों को उतना ही रोजगार मिलेगा और उस देश में पूंजी निर्माण तेज गति से होगी। इस कारण उस देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि होगी और उस राष्ट्रीय आय में से कुछ हिस्सा वह पूंजी निर्माण में लगाएंगे, यानी उस पूंजी से कोई अन्य उद्योग बनाएंगे जहां लोगों की रोजगार मिलेगी, प्रोडक्शन होगी, तो और पूंजी निर्माण होती जाएगी। तो आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण एक बहुत बड़ी कारक होती है। तीसरा आता है बाजार का आकार। हमारे देश में काफी अधिक जनसंख्या है, जहां उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की खपत अधिक मात्रा में होगी। तो जब अधिक मात्रा में खपत होगी तो क्या होगी कि मांग उसकी ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा प्रोडक्शन होगा और सरकार को अधिक मात्रा में जीडीपी मिलेगा। तो जब अधिक मात्रा में जीडीपी होगा तो उस जीडीपी वाले धन का उपयोग वह आर्थिक विकास में लगाएगा। अब आगे जानेंगे कि अनेक देशों का आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि अलग अलग होती है। वर्तमान में विश्व में कुल लगभग 193 देश है। अधिकांश देशों की आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि आर्थिक विकास की 5 स्थितियां देखने को मिलती है। कितनी स्थितियां देखने को मिलती है? आर्थिक विकास की 5 स्थिति देखने को मिलती है। पहली स्थिति आती है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। पहली स्थिति आती है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रत्यागमन। स्पष्ट है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक डेविस मॉरिस महोदय थे। कौन थे? डेविस मॉरिस महोदय थे। उन्होंने बताया कि अगर किसी देश में शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान के आधार पर बताया कि उस देश के लोगों के जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक पता होता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी देश का सूचकांक 100 की तरफ ज्यादा जा रही हो, 100 की तरफ, तो वह देश की जीवन के भौतिक गुणवत्ता उच्च होंगे और 100 से नीचे की तरफ जा रही हो, 1 की तरफ जा रही हो, तो वैसे देश का खराब जीवन के भौतिक गुणवत्ता होंगे। उन्होंने इसके 3 आधार को माना है। पहला आधार क्या है कि शिशु मृत्यु दर। दूसरा होगा वयस्क साक्षरता दर। जहां साक्षरता दर अधिक होगी वहां पर भौतिक गुणवत्ता अपने आप डेवलप रहेंगे, विकसित रहेंगे। तीसरा उन्होंने बताया कि 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा, यानी इसका मतलब हुआ 1 वर्ष के आयु के लोग कितना जिंदा रहते हैं और कितना
मर जाते हैं। अगर किसी देश में 1 वर्ष की अवधि तक बच्चों का जीवन दर अधिक होता है तो वह उसका जीवन का भौतिक गुणवत्ता उच्च होती है। और 1 वर्ष से पहले ही कोई बच्चे मर जाते हैं तो क्या हो जाएंगे जी? यानी इसका मतलब कि उस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, खान पान अच्छा नहीं है, पोषण स्तर अच्छा नहीं है। तो इन्होंने 3 सूचकांक बताए हैं: शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और 1 वर्ष की आयु के जीवन प्रत्याशा के औसत मान। इस आधार पर बताया है कि अगर डेवलप रहे यह तो क्या होंगे जी? उनकी जीवन की भौतिक गुणवत्ता उच्च होगी, और कम रहेगी दर इसकी तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता नीचे की ओर जाएंगे, यानी 1 की तरफ जाएंगे। ओके, यानी जिसका 1 होगा वह सबसे खराब होगा जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, और जिनका 100 होगा उनका सर्वश्रेष्ठ होगा। स्पष्ट है? दूसरा सिद्धांत है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागमन सिद्धांत। इस सिद्धांत को वर्ल्ड बैंक ने बताया। उन्होंने बताया कि अगर किसी देश में भोजन, जल आपूर्ति, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता रहे तो वैसे देश की आर्थिक विकास उच्च होगी। अगर ये सब जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो तो उनकी आर्थिक विकास निम्न रहेगी। स्पष्ट है? तीसरा आता है, अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास का तीसरा पैमाना बताया क्रय शक्ति क्षमता प्रत्यागमन। क्रय शक्ति क्षमता प्रत्यागमन। जिस देश की क्रय शक्ति जितना ही अधिक होगा वह देश उतना ही उसकी आर्थिक विकास करेगी, और जिस देश की क्रय क्षमता जितना ही कम होगा वह देश विकास नहीं करेगी। क्रय क्षमता का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदने की कैपेसिटी। तो इस लिहाज से भारत में क्रय क्षमता के अनुसार विश्व का तीसरा आर्थिक विकास करने वाला देश है। स्पष्ट है? अब आपके मन में सवाल आ रही है कि पहला देश कौन होगा? तो पहला देश होगा अमेरिका। क्रय क्षमता के आधार पर सबसे अधिक क्रय क्षमता वाला देश अमेरिका है। अब चौथा सिद्धांत आता है कि निवल आर्थिक कल्याण। निवल का मतलब होता है नेट, आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक, और कल्याण का मतलब वेलफेयर। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1989 में काब महोदय ने किया था, तथा इस थ्योरी की खोज, इस सिद्धांत की खोज 2 अर्थशास्त्री विलियम नोरधास और जेम्स टोबिन महोदय ने किया था। अपनी पुस्तक मास्टर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में किया था, जिसको बाद में सैमुअल्सन ने उसका नया नाम NEW नेट इकोनॉमिक वेलफेयर यानी निवल आर्थिक कल्याण कर दिया। सैमुअल्सन महोदय ने बताया कि जीवन निर्वाह मापने का यह सबसे सही फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? यानी निवल आर्थिक कल्याण का फॉर्मूला है जीडीपी में से, किसी देश के जीडीपी में से उत्पादन की छिपी लागत और नगरीकरण से होने वाली क्षति और
अवकाश के समय में या घर के महिलाओं द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, इन सबको घटा लेने पर जीडीपी में से नेट इकोनॉमिक वेलफेयर आ जाता है। स्पष्ट है? आर्थिक विकास का पांचवा सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक की खोज वर्ष 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित किया गया था। इसके अंतर्गत किसी भी देश की 3 सूचक को शामिल किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, यानी वहां के लोगों का औसत उम्र कितना है। दूसरा शिक्षा, और तीसरा आय। अगर ये तीनों ऊंचे स्तर पर रहता है तो उस देश की आर्थिक स्तर क्या होती है जी? आर्थिक विकास उच्च होता है। और जिनका ये स्तर, तीनों स्तर नीचे रहता है तो उसका आर्थिक विकास निम्न होता है। तो यूएनडीपी ने इसके लिए 4 सूचकांक निर्धारण किया। पहला है निम्न मानव सूचकांक। इसका अंक है, निम्न मानव सूचकांक में इसका अंक दिया गया है 0 से लेकर के 0.55 तक। दूसरा होते हैं मध्य मानव विकास सूचकांक। इसमें दिया गया है 0.55 से 0.7। तीसरा होता है उच्च मानव विकास सूचकांक। इसमें दिया गया है अंक 0.7 से 0.8 के बीच। और सबसे लास्ट में होता है बहुत उच्च मानव सूचकांक। इसमें अंक दिया गया 0.8 से लेकर 1 तक। तो ऐसे सूचकांक वाले देश जो है स्विट्जरलैंड, फिनलैंड देश है। और जबकि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश में आते हैं सूडान, नाइजीरिया आदि आते हैं। तो उम्मीद है कि आर्थिक विकास के 5 अवधारणा आपको समझ में आ गया होगा। ओके।